लेकिन सर एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के, जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे। और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है, यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते, वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है, आगे बाहर निकलते चीखते हैं तो फिर बस। आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है, मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। दूसरा मुझे अफसोस ये हुआ है कि एटॉमिक पावर को इस तरह चलाया, दुनिया क्या सोच रही हो, आज क्या सोच रही होगी। आप गैरिजन स्टेट है, आप गैरिजन स्टेट, आप मेरे डिफेंस स्टेट है ना, आपका टोटल डिफेंस है। लोगों को डरा डरा के खौफ के जरिए बताना, हम नहीं होंगे तो TTP आ जाएगी, हम नहीं होंगे तो राह आ जाएगी, हम नहीं होंगे तो हिंदू आ जाएंगे, हम नहीं होंगे तो सिख आ जाएंगे, हमने कश्मीर भी लेना है, हमने ये भी करना है, अगला तबाह है आगे। लेकिन लोगों को ड्रामा तो बताना होता है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है। एक गैरिजन स्टेट को फिर इस तरह चलवाते हैं अगर आप इतने ताकतवर हैं कि आप कटों पे, मुर्गों पे, आप बकरियों पे, तावीजों पे, काले जादू पे, फिर लोग क्या देखेंगे। कुछ आपको कुछ सोच थी उस वक्त? ये मेरा क्वेश्चन जनरल फैज साहब से, जनरल बाजवा साहब से, कि हजूर आपने अगर उस्मान बुजदार और पीरनियों से आपने दुनिया की एटॉमिक पावर चलवानी थी, ये लम्हा फिक्री है। सोचें जरा कि आज दुनिया क्या सोच रही होगी आपको। लेकिन आपको क्या, भारत को डरा दें। नहीं, भारत ने क्या डरना है, भारत इनके डर से अब अगले लेवल पे जा चुका है। भारत नहीं सर, वो डरते नहीं, लेकिन हम उन्हीं को धमकियां देते रहते हैं ना, एटम बम दिखा दिखा के। जबकि भारत, आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड कप का, और उसकी भी बड़ी डिटेल्स आई है कि कितना पैसा उससे भी बना है उनके यहाँ कई चीजों में, जो वर्ल्ड कप क्रिकेट से। और हमारे यहाँ तो कभी ऐसा इवेंट हो नहीं सकता, जाहिर है सिक्योरिटी के मामलात हैं और कई चीजें हैं, तो यहाँ तो कोई नहीं आएगा। आप इवेंट की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ बैन करनी चाहिए स्पोर्ट्स पाकिस्तान में। जहां जाते हैं मैच बेच देते हैं, जो क्रिकेट का मैच खेलते हैं, जितने जाके इंडिया में खेले सारे मैच बेचे इन्होंने। और बाद में आर्ग्यू का करते हैं हमें 6-6 महीने तनख्वाहें नहीं मिली। वो एक क्रिकेटर ने तो यहां तक कह दिया, कहता मैं तो शॉट इसलिए नहीं मार सका, मुझे प्रोटीन नहीं देते थे। कुछ शर्म करो यार, तुम स्पोर्ट्समैन हो क्या हो, तुम भिखारी हो। इनको बैन करना चाहिए, इनको बाहर भेजने के लिए। इनको कहना जाना तो अपने जेब खर्च पे जाया करो, कौम पहले बैंकरप्ट है, इस पे क्यों जाना चाहते हो तुम। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मूव फॉरवर्ड आरजू तभी होगा जो अकाउंटेबिलिटी करेगा। पता नहीं पाकिस्तान में पाकिस्तानी अभी पैदा लगता नहीं हुआ कोई। हाफिज साहब पे उम्मीदें मेरे जैसे बंदे रख के बैठे, लेकिन पता नहीं क्या बनेगा। जो इसमें मैं जो खास एक और बात मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं की थी, तो खान साहब का साइफर का केस लगा है, तो खान साहब ने साथ ही कह दिया कि मैं डेविड लूक के ऊपर केस करूंगा। खान साहब खुदा का नाम लिया, पहले 24 करोड़ लोगों को आपने ज़हनी मरीज बना दिया है, आपने 55 जलसे कर दिए, फिर उसके बाद आपने ये किया कि मार्च 2023 में प्राया कंसल्टेंट LLC, जिसको PTI न्यूयॉर्क ने हायर किया, $25,000 महीने का दे के आप लॉबी फर्में हायर करते हैं। आपके लोग जो आपके साबका वजीर थे वो अमेरिकन एम्बेसडर को घर में जाके मिलते हैं, उनको मिन्नतें तरले कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि हम अब डेविड लू पे केस करेंगे। कैसे? अब ये क्या होगा? आपके दिमाग तो ठीक है। अब उसमें बात यह है कि डेविड लू पे केस, अमेरिका ने हजूर इराक तोड़ दिया है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जाली ड्रामा करके, कोई अदालत खुली उस पर? लीबिया खत्म कर दिया है, 3 टुकड़े इस वक्त लीबिया के हो चुके हैं। कितनी अदालतें खुली उसके रिजल्ट में? अब ये कहते हैं डेविड लू पे केस करना है, करें, ये भी मजा ले ले। हाँ, लूटें PTI को, जो लोग सपोर्ट करते हैं बाहर बैठ के डॉलर, उनपे एक और वारदात डालें कि जी डेविड लू को केस करने के लिए वकीलों की फीस चाहिए, तो डॉलर कमाएं आप, कारोबार है आपका, आप मैकियावेली के फॉलोअर हैं, आप पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, करें गेम, आप अपनी अगली गेम चलाएं। लेकिन ये कि अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, डेविड लू इतना ना अमेरिकन गवर्नमेंट। अच्छा हाँ, दूसरी एक बात, खान साहब को एक और भी आदत पड़ चुकी है, बंदयाल साहब ने आदत खराब की है अदालतों की। खान साहब, आपको इंसाफ मिल सकता है अगर अमेरिका में किसी अदालत में बंदयाल साहब बैठे हो, फिर शौक से केस करें आप, वरना नहीं, इस तरह नहीं होता जिस तरह आपने ड्रामे शुरू कर दिए। लेकिन सर, ये सब लोग जो हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, ये अचानक से जो है US एम्बेसडर से मिलना शुरू हो गए हैं, ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मिल रहे हैं इसके से। और उन्होंने इनको पॉलिटिकल एक्टर लिखा है इस्लामाबाद के में, जो US एम्बेसी का पेज है ट्विटर पे, मैंने वो रीट्वीट किया, मुझे समझ नहीं आई। ज्यादती करें डेविड लू साहब, डेविड जो हमारे वो क्या नाम है उनका, अमेरिकन एम्बेसडर, सब ज्यादती कर रहे हैं मेरे ख्याल में। देखें, 2-4 चीजें उसमें बात करना चाहूंगा। हजूर, आप जाके इलेक्शन प्रमोट करते फिर रहे हैं, तो अमेरिका में इलेक्शन कौन कराएगा? आधा अमेरिका तो इस वक्त सोचता है हमसे इलेक्शन चोरी किया गया, 2020 का इलेक्शन आपने मेल इन वोटों पे ठप्पे लगा के आपने फ्रॉड किया। आधा अमेरिका तो ये समझता है। तो आप किस मुंह से जाते हो, मिलते हो भाई वहां जाके, स्पीडी इलेक्शन कराओ? क्यों भाई, आपकी जिम्मेदारी है। आप वॉइस राय बन के जाते हो वहां पे, जाके लोगों से मिलते हो, डराते हो उनको। कुछ हया करो। आपने टोनी बिल्कन को देख लो, सारी दुनिया में 2-2 चक्कर लगाए, उसने किसी ने बात सुनी?
बल्कि वेस्ट बैंक के अंदर गया वो जो वेस्ट बैंक वालों ने, पीएलए वालों ने बात नहीं सुनी आपकी। आपकी ये इज्जत है जब से आप काबुल से दुम दबा के रात के अंधेरे में भागे हो। हाँ, पाकिस्तानी कौम को डराना तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा डराते हो, $60 देते हो, फौरन तलबे चाटने शुरू कर देते हैं। बल्कि वो आप बुकें देखे ना, परवेज मुशर्रफ के बारे में जो कहा जाता था, वो कहते थे हमने तो 2-4 चीजें भी नेगोशिएट करनी थी, हमारी पहली कॉल पे वो लेट गया था, जितने हमने मुतालबात किए थे सारे फौरन उसने मान लिए थे। तो ये हिस्ट्री है हमारी। वो डेविड ब्लूम भी मजे ले रहा है, वहां फिर रहा है, उससे और तो कुछ चीज डरती नहीं। हो सकता है अपना स्टाफ भी उसकी बात ना सुनता हो, तो अच्छा है, वो जाके इनको डराता है। ये चाय पेश करते हैं, पेस्ट्रियां रखते हैं आगे, जो साथ खुशामदे करते हैं, लेकिन हालात सर सब यही कर रहे हैं, हर एक की मुलाकात हो रही है। अरे नहीं आरजू, मेरी बात तो सुने। किंग चार्ल्स है, जिसको बर्तानिया में कोई नहीं पूछता, उसकी सालगिरह लाहौर में मनाई गई है, और भाग भाग के गई दुनिया आपकी, लड़ते गए एक दूसरे के साथ। जिनको नहीं आए उन्होंने तस्वीरें लगाई हैं, कहते हैं जी देखें। मकसद है कि आप ज़हनी तौर पे आप गुलाम हैं, आप आजाद हुए ही नहीं है, होंगे भी नहीं, क्योंकि तालीम से बहुत दूर है, अकल से खाली हैं आप, और सिर्फ आपके पास एक ही चूरन है, जिहाद जिहाद जिहाद। हालांकि ना डीएनए में जिहाद है, ना माजी में जिहाद है, ना मुस्तकबिल में। निकल आना चाहिए, कब तक ये ड्रामा कि नेपाल के अंदर भी चाइना बहुत एक्टिव है। हालांकि नेपाल जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसकी मजबूरी है भारत के साथ रिलेशनशिप रखना, क्योंकि फ्यूल सारा जो आता है भारत की तरफ से आता है। लेकिन वहां भी सियासत में वो बहुत पैसा लगाते हैं। चाइना के पास सिर्फ एक ही फन है, एक ही हुनर है उनके पास। चाइना के कल्चर में करप्शन है, और वो करप्ट सियासी लीडरों को अपने हाथ में करके उनको पैसे देते हैं, और फिर उनके मुल्क के गुर्दे लिखवा देते हैं। श्रीलंका के गुर्दे निकाल लिए थे तो उसमें जी। मगर सर चाइना की आप बात कर रहे हैं, चाइना हर जगह एक्टिव है, तो सर पाकिस्तान में क्यों एक्टिव नहीं है? यहाँ पर उन्होंने जो है वो जो ट्रेड रूट है वो बंद कर दिया 4 महीने के लिए। वो कह रहे हैं 4 मंथ्स तक यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, क्योंकि वो नाराज है पाकिस्तान से। ये बताया जा रहा है क्योंकि बलूचिस्तान में जो मिनरल्स वगैरह हैं उसके लिए जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान इंटरेस्टेड है, उससे नाराज है, सिक्योरिटी को लेकर नाराज है कि हमारे बंदे मार देते हो। तो सर अब तो सभी को बंदे मारते हैं। चाइना इस वक्त जो आरजू हमारे पाकिस्तानी है ना, उनको अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज वाले अच्छी प्राइस दे रहे हैं। तो वो हमारा तो भाव चलता है ना, जिस तरह जहां से अच्छा भाव लग जाए हमने वहां जाना होता है, जहां से आसानी से पैसे मिल जाए। इस वक्त जिस तरह आपकी मैडम ने फरमाया है, इकोनॉमिक मिनिस्टर ने, कि हमें मौका मिला तो हम दूसरा IMF का लोन भी लेंगे। तो मौका तो पहले ही, आपके बच्चे तो भूखे बैठे लंदन में, प्रॉपर्टियां वहां पे बहुत अभी बिकने वाली है, आपके तो मौका तो है, आप लें उसको, लेंगे ये। तो जब यहाँ IMF वाले देना बंद करेंगे तो फिर ये CPEC खोल लेंगे, फिर वहां से डॉलर लेंगे। तो हमारा नाराजगी इतनी है पैसों की हद तक है। हमारी कोई नाराजगी कौन सी फंडामेंटल है, हमारी कौन सी किसी इशू के ऊपर नाराजगी? हमारी नाराजगी तो डॉलरों पे है। क्योंकि देखें डॉलर, मैंने आपको शायद बताया नहीं है, शबर जैदी साहब ने अगले दिन अपना मैंने उनका ब्लॉग सुना, उन्होंने कहा पाकिस्तानियों का $200 बिलियन पड़ा है फॉरेन एसेट्स के शक्ल में, और सबसे ज्यादा पैसा जो है दुबई में। इस वक्त भारत के जो लोग हैं वो नंबर 1 है दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने में, और मेरे वतन अजीज को बेचने वालों का नंबर 2 है, और तीसरा नंबर आप सुन के हैरान हो जाएंगे, अफगानिस्तान का, दुबई में प्रॉपर्टी। तो उसमें आरजू ये आपके यहाँ जो एक टोटल 76 साल से मेरे जो रूलिंग एलीट है, डुअल सिटीजन, ये सीख चुके हैं गेम। वर्ल्ड बैंक से लोन लेना, IMF से लोन लेना, ये डॉलर पाकिस्तान नहीं आते, ये वही बैंकों से बैंक वही चले जाते हैं। आप पे क्या होता है, आपका फिर और महंगा किया जाता है, क्यों? किस्तें आपने देनी होती है। आप 25 करोड़ लोग किस्तें देने के लिए रखे हैं उन्होंने, लोन बाहर से बाहर। और देखिए उसमें फायदा किसका है? IMF का, क्योंकि लोन IMF का पैसा अमेरिका से बाहर निकलते ही नहीं, वो वही बैंकों में ट्रांसफर हो जाता है। वो IMF से निकला सिटी बैंक चला जाता है, इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक का पैसा वर्ल्ड बैंक से निकलता है, यहीं पे बैंक ऑफ अमेरिका में चला जाता है। तो वो तो फायदे में है, गुर्दे आपके दे देते हैं वो। आप देख रहे 42% गुर्दे वो आपके है ना, गुर्दे 42% महंगाई अगर देखी जाए वो बिल्कुल इसी तरह है कि गुर्दे लिखवा लिए उन्होंने। वो 42% क्यों है? IMF की किस्तें आपने देनी, दें अब आप। मगर सर आपकी बात से मुझे फिर जो है वो आपके हमारे सभी के बड़े फेवरेट जावेद मियादाद की बात याद आ गई। उनका एक क्लिप और वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान अमीर है, और उसके बाद वो क्या डेफिनेशन बता रहे हैं कि क्योंकि हमारी आबादी कम है, उनकी आबादी ज्यादा है, और कुछ इस किस्म का करके। तो मैंने कहा यकीनन ये उनको दाऊद इब्राहिम जो जिनको इंडिया वाले ढूंढते रहते हैं सारे मोहल्ले में, उनके समधी है मियादाद साहब के, उन्हीं ने समझाया होगा, क्योंकि वो चीज भी समझ नहीं आई कि पाकिस्तान हर हाल में जो है वो इंडिया से आगे। ये बात हमारे लोगों के दिमाग से नहीं निकलती। नहीं, मैं थोड़ा बहुत उनसे एग्री करूंगा, वो मुझसे वो पूछे, वो इस तरीके से कि आप गरीब मुल्क नहीं है, आप करप्ट मुल्क है। अब उसमें उस स्पोर्टिंग आर्गुमेंट में ये कहना चाहूंगा कि आबादी के लिहाज से दुबई में आप लूट के प्रॉपर्टियां लेने में दूसरे नंबर है भारत से, बहुत बड़ा नंबर है, आपकी बहुत अचीवमेंट है। दूसरा, मैंने खुद अपनी आंखों से ये सर्च करके पढ़ा था कि स्विस बैंकों में आपका पैसा करप्शन का ज्यादा पड़ा है भारतीय मिजाज लोगों से, तो फिर आप अमीर हुए। तीसरी बात बताना चाहूंगा मैं आप कि आपके सिर्फ 5000 लोग हैं जिनके पास सारा पैसा, बाकी कौन तो मर रही है, भूखे मर रही है बाकी सारी। बिल्कुल। तो 5000 लोगों को देखे तो सही ना किस तरीके, वो कितने अमीर हैं। भारत के अंदर तो सिर्फ 2-4 ही लोग हैं ना, अडानी अंबानी है, और यहाँ पे तो ईंट पकड़ो तो नीचे से अडानी अंबानी निकला था, इतनी करप्शन है।
मुझे ये बताएं, बाजवा साहब के रिश्तेदार सर वो 12 करप्शन एक करके फैमिली नहीं के पास बने, 12 लोग सर वो अडानी अंबानी करप्शन करके नहीं बने, उन्होंने कुछ काम भी किया है, ये नहीं तो भाई, सिर्फ वो करप्शन है। वो तो फिर देखे ना, उनके जज जर्नल तो भारत में ही रहते हैं ना, रिटायर होने के बाद वो उनका कौन से लंदन चले जाते हैं। मैं तो वैसे बात ये कर रहा हूं कि आप इतने गरीब मुल्क नहीं है। आप जरा नोट करें, आंखें बंद करके देखें कि आप कब से, मैं अब एक और मिसाल देना चाहूँ, सबसे बड़ी मिसाल, आप इसके बाद फैसला आप खुद कीजिएगा। आपका जो पहला डेलीगेशन अमेरिका आया था, पहला डेलीगेशन, अभी कायदे आजम जिंदा थे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब जिंदा थे, उसने आते ही $2 बिलियन का लोन मांगा, $2 बिलियन। फिर उसके बाद अयूब खान साहब यहां दौरे पे आए और वो बार बार कहते रहे, उन्होंने कहा था कि मैं बैरकों की, मैं बल्कि किसी में कोट करूंगा उनका, जो उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड कहे थे यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, उन्होंने कहा था, आई एम नॉट हियर टू सी बैरक्स, आवर आर्मी कैन सर्व यू, व्हाई डोंट यू टेक ओवर आवर आर्मी, व्हाई डोंट यू वर्क विद आवर आर्मी। आप आज के नहीं ये कर रहे, आप बड़ा डॉलर बनाया आपने, बहुत डॉलर, और वो डॉलर जो है वो सारा पाकिस्तान के अंदर वो एक भी डॉलर नहीं, वो सारा डॉलर मुझे लंदन में नजर आता है, अमेरिका में, अब टोरंटो नजर आना शुरू हो गया, या दुबई में नजर आता है। बदकिस्मती आपकी है, आपको सब पता है। आप लोग सर्टिफाइड फ्रॉडी हो, सर्टिफाइड फ्रॉडी है, समझते ना, कि जिसके ऊपर सारी दुनिया ने स्टैंपें लगा दी हैं कि फ्रॉडी है यार, इनसे बचो, इससे बचो। बिल्कुल, और हर लेवल पर है। रिसेंटली मुझे ये बताएं, 12,000 पासपोर्ट आपने बेचा अफगानियों को, सिर्फ सऊदी अरेबिया एक कंट्री का। तो अंदाजा लगाएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का अंदाजा लगाएं, अपनी मोरालिटी का अंदाजा लगाएं, और सिर्फ एक ऑफिस ने बेचा है, लाहौर के ऑफिस, 12,000 पासपोर्ट। सऊदियों ने मुंह पे मारा जाके, उन्होंने कहा पकड़ो, ये कह दिया अफगानियों को बेचे तुमने पासपोर्ट 12,000। और आजकल आपके पासपोर्ट के बनाने के पेपर खत्म हो चुके हैं, और फ्रांस से पेपर लेते हो, पेपर ही नहीं, आजकल पासपोर्ट ही नहीं बन रहे। आपने पढ़ने जाना हो तो आप खत्म है, आपने इलाज कराने जाना खत्म है, फिर आप कहते हैं हम ये करेंगे, हम चांद पे तो हमें जाना चाहिए था। अरे हमारे फार्मूले इन्होंने चोरी कर लिए भारत में, वो खुदा आदा ना लो, फार्मूला आपने बनाया नहीं, आप तो पहले दिन से फराडी हो, 1948 से फराडी के बन के फिर वो कहते जा रहे हैं। सर नवाज शरीफ साहब अभी भी कहते जा रहे हैं कि उन्होंने सोचा था जो इकोनॉमी के फॉर्मूले वो अरिस्टोटल थे, आइंस्टाइन के छोटे भाई हैं नवाज शरीफ साहब, जिनको सारी ख्वाब में आया, उन्होंने मुझे ख्वाब में आया था, मैंने इस तरह करके, अभी भी वो कहते हैं एटम बम मैंने बनाया। यार खुदा आता ना लो ना, तुम्हें फिजिक्स के स्पेलिंग नहीं आते, तुम्हें केमिस्ट्री के स्पेलिंग नहीं आते, तुमने किस तरह बना लिया भाई तुमने एटम बम। लेकिन ये कि बस मैं क्या करूंगा, हर एक ने बेवकूफ जो बनाना होता है, 25 करोड़ लोग हैं वो सामने बैठे हैं जैसे बकरियां बैठी हैं, बिल्कुल कान बंद है, आंखें बंद है, कोई मुर्शद है को आगे आ जाता है, बिरयानी की प्लेट पे तो वोट पे दे देते हो आप। सर क्या करे बेचारी पब्लिक, क्या कर सकती है, आपको पता है यहाँ पे आम पब्लिक का क्या हाल होता है अगर वो आवाज उठाए, जो लोग बात कर सकते हैं वो करते नहीं है, वो पैसा लेके। मैं आज की डेट किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, सिर्फ हाफिज साहब को ब्लेम करूंगा, सिर्फ हाफिज। इस वक्त कौम का मुस्तकबिल, कौम की किस्मत, पाकिस्तान, हर चीज उस बंदे के हाथ में, अगर वो डिलीवर नहीं कर पाता, किसी को ब्लेम नहीं करना। पहले मैं ब्लेम करता था ज़ियाउल हक को, पहले मैं ब्लेम करता था परवेज मुशर्रफ को, फिर मैं ब्लेम करता था सदर अयूब को। सदर अयूब तो खैर सर्टिफाइड करप्ट था, हर बंदे को पता था। आज उनका लड़का गौहर अयूब मर गया, जब स्टोरियां गौहर अयूब की देखें कि उन्होंने किस तरीके से इस मुल्क को लूटा है, फिर आज उसी का अयूब खान का पोता जो है वो इस वक्त वो जमहूरियत का लंबरदार बन के फिर रहा है। इसी तरीके से ज़ियाउल हक का बच्चा जो है वो भी आज जमहूरियत का लंबरदार है, एजाजुल हक है। फिर आज के दिन में जिस तरीके से पीटीआई पे क्रैकडाउन है, ये क्रैकडाउन करप्शन पे क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन सर आपको हाफिज साहब से उम्मीद है सर, वो तो ज़ियाउल हक की तरह मुल्लाओं से मिलते फिर रहे हैं, मिले, लेकिन हाँ मैं कहता हूँ मिले, दिन में 5-5 दफा मिले, मैं नहीं मना करता, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी भी तो करें ना। मुल्लाओं से मिलकर या तो उन्होंने कहा कि बाहर निकल के कि कल से 50,000 लोगों का ECL में नाम है, कल से मैं देखूंगा कौन सी अदालत फैसला सही नहीं करती, कल से मैं देखूंगा किस तरह करप्शन चलती है। और डॉलर को तो कंट्रोल कर लिया, लोग करप्शन को कंट्रोल क्यों नहीं करते यार? डॉलर का टारगेट देख लीजिएगा, इलेक्शन तक इन्होंने 260 पे लेकर आने, डॉलर आ जाएगा, क्योंकि हर मनी एक्सचेंज के ऊपर इन्होंने ISI और IB का बंदा बिठा दिया। लेकिन वो आर्टिफिशियल तरीके से ना सर, दोबारा ठीक है, भाई दफ्तरों में क्यों नहीं IB के लोग बिठाते और ISI के लोग बिठाते आप? जहाजों के ऊपर, एयरपोर्टों के ऊपर क्यों नहीं बिठाते? मलक रियाज को क्यों नहीं रोका गया जाने से बाहर? मेरा क्वेश्चन है ये। वो चीफ जस्टिस के दामाद को क्यों निकाल दिया तुमने ECL के नाम से? जवाब 25 करोड़ लोगों को जवाब दो, ये हाथ दोगे? चलो मेरे जैसे लोग तो तरस रहे हैं बैठे हुए मुल्क से दूर, कि कोई कभी ढंग की खबर आए जिसपे हमें भी फखर हो कि नहीं यार अभी। एक बंदे ने दिए थे लारे, वो कहता था नया पाकिस्तान बनेगा, नया पाकिस्तान जब आएगा इमरान खान तो फलाना ढिमकाना। हम लोग भंगड़े डाल डाल के मर गए, बन गया नया पाकिस्तान बन गया। उसने जब आगे रखा वो उस्मान बुजदार, और जब उसने छोड़ी गोगियां और सारा कुछ, तो आज वो कहता है मैं मजहबी रहनुमा हूं। अभी 6 महीने जेल रह के आ गया तो उसका नाम के आगे हाफिज लिखा होगा, हाफिज इमरान खान। वो अंदर नेटफ्लिक्स देख रहा, कहते हैं कुरान पाक हिफ्ज कर रहा है। उसके बाद जैसा कोई ढंग की किताबें, ये भी कहा जा रहा है कि किताबें जा रही हैं, जो पढ़ लेते हैं वापस ले आते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। मैकियावेली की किताबें पढ़ रहे होंगे, और क्या करना होगा? उन्हीं के जो फॉलोअर है वो मैकियावेली, पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा, उसको पावर चाहिए चाहे औरतें। मुझे एक बताएं बात, मैं ऑक्सफोर्ड वालों से मैंने आपको कहा था मैं बात करूंगा सारे आईवी लीग स्कूलों से। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना है कि तुम्हारा ग्रेजुएट जाके
मजहबी रहनुमा बन के उसको किसी खातून ने कहा कि तुम मुझसे शादी करो, प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, ये तुम्हारी डिग्रियों की वैल्यू। और फिर तुम सारे मनी लॉन्ड्रिंग सिखा सिखा के भेज रहे हो पाकिस्तान में। ये जो पाकिस्तान के आ रहे हैं सीएसएस वाले सारे लड़के लौंडे लो पड़े, क्या इनको पढ़ाते हो यार? ये जाओ मुल्क को लूटो, ये सिखाते हो अपने निसाब में, या अपना निसाब चेंज करो या इनको एडमिशन दिया करो। कुछ तो मैंने करना मैंने होगा सर। बताया मेरी जिंदगी का ये टारगेट है। आईवी लीग स्कूलों में जहां जहां ये सीएसएस सब जितने आपके पढ़ रहे हैं उनको सबके जाके मिलूंगा, और मैं उसमें कुछ लोगों के नाम लेकर जाऊंगा कि ये तुम्हारे ग्रेजुएट है, इन्होंने देखो क्या किया, ये कहां रह रहे हैं आजकल, इन्होंने उस मुल्क को लूटा है जिसके बहुत बुरे हालात। मैं बताऊंगा इनको जाके, इन गोरों को बताने वाली बात सर है। बुरे हालात भी इनकी वजह से हुए, इन्होंने लूटा है, तभी तो मुल्क का ये हाल हुआ है, वरना ना हुआ होता। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई अमेरिका और यूरोप दोनों ही भारत के साथ में ट्रेड करने के लिए उतावले हो रहे हैं भाई। हमने तो देखा था भाई, मदर ऑफ ऑल डील्स भी देखी थी भाई यूरोप की तरफ से, और अमेरिका भी भाई अब भारत के साथ में मतलब कि अपने रिश्ते जो है ना, मतलब कि वो एकदम सही करना चाहता है भाई। किसी भी कीमत पे भाई भारत के साथ में रिश्ते ठीक करना चाहते हैं ये वेस्टर्न पावर जो है, ठीक है, क्योंकि इन्हें समझ आ चुकी है भाई साहब, ये जो पाकिस्तान जैसे देश है ना, मतलब कि भाई साहब ये इनको लूट लूट के खाते रहे हैं, ठीक है भाई साहब। अमेरिका का जितना पैसा पाकिस्तान ने खा लिया है ना, और कितना पैसा भाई साहब पाकिस्तान ने बनाया है ना, मतलब कि भाई साहब वो किसी ने नहीं बनाया है वो, ठीक है भाई साहब, क्योंकि पाकिस्तान ने मतलब कंटेनर्स में भर भर के पैसे लिए हैं अमेरिका से, ठीक है भाई साहब, किस चीज़ के नाम पे? मुजाहिदीन तैयार करने के नाम पे, ठीक है भाई साहब, अफगानिस्तान से लड़ने के नाम पे, ठीक है भाई साहब, अफगानिस्तान के साथ में मदद करने के नाम पे। लेकिन भाई अमेरिका को जिसने मतलब कि भाई पागल बनाया ना, उसने बहुत पैसा खाया भाई अमेरिका का। भाई साहब अमेरिका ने वैसे लुटाया भी बहुत पैसा भाई। देखो अमेरिका की क्या बोलते हैं, जापान की सुरक्षा कौन करता है? अमेरिका करता है। कोरिया की सुरक्षा कौन करता है? अमेरिका करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे देश हैं जिसमें मतलब भाई साहब अमेरिका ही मतलब सुरक्षा करता है एक तरीके से। नाटो अलाइज जो है मतलब कि वो भी तो अमेरिका के दम पे ही हैं, ठीक है भाई साहब। लेकिन भाई अमेरिका की मदद करने के लिए कोई नहीं आता। अमेरिका का सबसे बड़ी बात खाज ये है ना, अमेरिका की खाज सबसे बड़ी ये है कि भाई अमेरिका की मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता, और अमेरिका इतना पैसा लगाता है भाई साहब। अमेरिका ने मतलब कि पहले से अलाइव मतलब कि भाई अब अगर अमेरिका अपना सपोर्ट हटा लेता है ना भाई, तो भाई ये जो अलाइज़ है ना इसके अमेरिका के भाई, वो सारे के सारे चले जाएंगे दूसरे कैंप में, यानी कि रशिया के कैंप में। अगर रशिया के कैंप में गए तो भाई अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अमेरिका को भाई साहब अपने इनके साथ में रिश्ते अभी तक बना के रखना चाहिए, और खासकर भारत के साथ में, ठीक है भाई साहब। कहा जाता है अमेरिकन पॉलिटिक्स में ना दो लॉबीज हैं जो कि भाई सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, ठीक है भाई साहब। जो दो लॉबी है ना उनको खुश करे बिना भाई अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट मतलब जीत नहीं सकता है, ठीक है। तो भाई एक है इजरायली लॉबी और एक है भारतीय लॉबी, ठीक है भाई साहब। भारतीय लॉबी का इन्फ्लुएंस तो भाई साहब इजरायली लॉबी से भी बहुत ज़्यादा है भाई। कि भाई साहब वहाँ पे बड़े बड़े सीईओस भाई, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन अमेरिका को चला रहे हैं भाई। अमेरिका की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, अमेरिका की मार्केट में इन्वॉल्व है, अमेरिका की बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, हर चीज़ में भाई भारतीय इन्वॉल्व है भाई। और भारतीय को तो निकाला नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर, ठीक है भाई। तो भाई भारत की जो विशाल आबादी और बढ़ती हुई आय है यूरोपीय कंपनीज़ के लिए एक बहुत बड़ा बाज़ार बनती जा रही है। ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, लग्ज़री सामान, मेडिकल उपकरण, फार्मा, खाद्य उत्पाद और टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों में यूरोपीय कंपनियां भारत में अपनी बिक्री बढ़ाना चाहती हैं। अगर आयात शुल्क कम होता है और यूरोपीय उत्पाद अब भारतीय बाज़ार में अपेक्षाकृत प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था लंबे समय से दुनिया की प्रमुख तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में रही है। यूरोप के लिए सवाल यह है कि भाई भारत के बढ़ते बाज़ार में यूरोपीय कंपनियों की साझेदारी कितनी होगी, ठीक है। ज़ीरो या बहुत कम टैरिफ से दोनों तरफ व्यापार बढ़ने की संभावना होती है, और यूरोपीय कंपनियों को भारत में निवेश तथा सप्लाई चेन बनाने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सकता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण है। यूरोप लंबे समय से चीन के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करता रहा है, लेकिन महामारी, सप्लाई चेन संकट और भू राजनीतिक तनाव के कारण यूरोपीय देश अपने व्यापारिक साझेदारों में विविधता लाना चाहते हैं। भारत ऐसे समय में यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बनता जा रहा है। यानी यूरोप के लिए भारत केवल एक बाज़ार नहीं है, बल्कि चीन के बाहर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार भी है, ठीक है। अगर भारत और यूरोप के बीच व्यापार बाधाएं कम होती हैं तो यूरोपीय कंपनियों के लिए भारत में उत्पादन केंद्र बनाना ज़्यादा आकर्षक हो सकता है। उदाहरण के लिए कोई कोई यूरोपीय कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाकर भारत के अलावा दूसरे बाज़ारों में भी सामान भेज सकती हैं। इससे भारत में एफडीआई, रोजगार और तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग में भी फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। यह समझना ज़रूरी है कि ज़ीरो टैरिफ या कम टैरिफ का क्या मतलब, और यूरोप का भारत को सामान बेचना नहीं है। मतलब भाई देखो भारत भी यूरोप से मशीनरी, विमान और
विमानन उपकरण, मेडिकल तकनीक, औद्योगिक उपकरण, ऑटोमोबाइल्स और ऑटो पार्ट्स, रसायन, लग्जरी और प्रीमियम उत्पाद जैसे चीज़ें खरीदता है। इसलिए यूरोप भारतीय बाजार तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है, जबकि जबकि भारत यूरोपीय बाजार में अपने आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स और अन्य उत्पादों की पहुंच बढ़ाना चाहता है। आज भारत केवल आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक सप्लाई चेन्स, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है। यूरोप के लिए भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंध भविष्य में राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग को भी मजबूत कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है कि भाई अगर भारत और यूरोप किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ उत्पादों पर जीरो टैरिफ्स तय करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हर वस्तु पर तुरंत 0% शुल्क लगा जाएगा, लेकिन आमतौर पर ऐसे समझौते कुछ उत्पादों पर तुरंत शुल्क घट सकता है, कुछ धीरे धीरे शुल्क कम किया जा सकता है, कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षा दी जा सकती है, रूल्स ऑफ ओरिजिन लागू होते हैं, कुछ उत्पादों पर अपवाद बनाए जा सकते हैं। इसलिए जीरो टैरिफ्स को एक नेगोशिएटेड ट्रेड अरेंजमेंट के रूप में समझना चाहिए। ठीक है। भारत को यूरोप के बड़े बाजार तक बेहतर पहुंच मिल सकती है। इससे भारतीय एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा हो सकता है। दूसरी तरफ यूरोप को भारत के विशाल और बढ़ते कंज्यूमर मार्केट तक बेहतर पहुंच मिल सकती है। ठीक है। यानी यह स्थिति कुछ हद तक तुम हमारे बाज़ार में आसान से पहुंच सकते हो, तुम अपने बाज़ार में आसान से पहुंच सकते हो वाली हो सकती है। ठीक है वैसे जीरो टैरिफ ट्रेड केवल फ़ायदे का सौदा नहीं, बल्कि अगर यूरोपीय उत्पाद भारत में कम शुल्क के साथ आते हैं, तो भारतीय कंपनियों को ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है और ख़ासकर वह उद्योग जो अभी आयात शुल्क से कुछ हद तक सुरक्षित हैं। इसलिए भारत को यह सुनिश्चित करना होता है कि भाई व्यापार समझौते से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमईज़ को नुकसान ना हो। ठीक है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इसलिए ये कहना सही है कि भाई सब देखो भारत के साथ में ट्रेड करना अब सबकी मजबूरी हो चुकी है। ठीक है, वैसे भारत के पास में बड़ा कंज्यूमर मार्केट, बड़ी इकोनॉमी, मजबूत सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। इसलिए दूसरी तरफ भारत के पास एडवांस टेक्नोलॉजी, कैपिटल, हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और एक विशाल डेवलपमेंट मार्केट है। इसलिए ठीक है भाई, इसलिए अगर दोनों के बीच संतुलन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो भारत को यूरोपीय बाज़ार में बेहतर पहुंच और यूरोप को भारतीय बाज़ार में बेहतर पहुंच मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो कम से कम पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते हैं। तो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।